What is trading account? Trading account is prepared to know profitability of business due to buying and selling or manufacturing and selling. ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करने का पर्पस होता है कि बिज़नेस की प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करना कि बिज़नेस ने बाइंग से गुड्स जो परचेज़ की और उनको सेल किया उनसे कितना प्रॉफिट जो है वो जनरेट किया, कितना रेवेन्यू जनरेट किया, या गुड्स जो मैन्युफैक्चर की प्रोड्यूस की अपनी फैक्ट्री में फॉर्म में उनको सेल आउट करके कितना प्रॉफिट जनरेट किया। इट शोज़ द प्रॉफिट फ्रॉम द मेन बिजनेस बाइंग एंड सेलिंग। ये वो प्रॉफिट शो करता है बिजनेस का जो कि बाइंग और सेलिंग से हो रहा हो। अदर देन द बिजनेस इज नॉट इंक्लूडेड इन ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में जो प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस की चेक की जाती है उसमें सिर्फ और सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग को चेक किया जाता है। बाइंग और सेलिंग के अलावा जो बिजनेस का जितने भी प्रॉफिट जनरेट होते हैं बाइंग एंड सेलिंग के अलावा वो ट्रेडिंग अकाउंट में इंक्लूड नहीं होते। ट्रेडिंग अकाउंट इज द फर्स्ट स्टेज इन प्रिपेयरिंग अ फाइनल अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट फर्स्ट स्टेज है फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए। इट शोज द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जो बिजनेस को ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर होता है उसको शो करता है। इट्स इंक्लूड सेल्स सर्विसेज रेंडर्ड इन द क्रेडिट साइड एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड सर्विसेज रेंडर्ड इन द डेबिट साइड। इसमें डेबिट साइड पे जो गुड्स बिजनेस ने प्रोड्यूस की हैं या बाई की हैं उन पे जितने एक्सपेंसेस आए हैं जितनी कास्ट आई है उसको डेबिट साइड पे इसके ट्रेडिंग अकाउंट में एंटर किया जाता है। और बिजनेस ने जो गुड्स प्रोड्यूस की या परचेज़ की या बाई की उनको सेल आउट करके जो प्रॉफिट जनरेट हुआ है बिजनेस ने जो सेल्स की हैं और एट द एंड ऑफ द ईयर जो बिजनेस के पास जो है गुड्स जो हैं वो अवेलेबल होती हैं एज अ क्लोजिंग स्टॉक वो क्रेडिट साइड पे अवेलेबल होती हैं। इट्स मीन के जो सर्विसेज रेंडर्ड इन द क्रेडिट साइड जो बिजनेस ने सर्विसेज जो है रेंडर की उसको क्रेडिट साइड पे एंटर किया जाएगा। और जो इसकी कास्ट बिजनेस ने बियर की है एक्सपेंसेस बियर करके बिजनेस ने सेल्स जनरेट की हैं कास्ट जो है वो डेबिट साइड पे एंटर की जाएगी। इस टॉपिक में हमने देखा कि ट्रेडिंग अकाउंट को प्रिपेयर करने का पर्पस जो है वो बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करना है। कौन सी प्रॉफिटेबिलिटी जो कि बिजनेस ने बाइंग और सेलिंग से जनरेट की है। देन ये फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए फर्स्ट जो है स्टेप है। देन इसके ज़रिए बिजनेस का जो ग्रॉस प्रॉफिट है या ग्रॉस लॉस है उसको चेक किया जा सकता है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर या ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड जो बिजनेस का है। जिस पीरियड का बिजनेस जो है प्रॉफिट जो है या लास्ट जो है वो चेक करना चाह रहा है उस दौरान जो प्रॉफिट या लॉस जनरेट होता है उसको ट्रेडिंग अकाउंट के ज़रिए चेक किया जा सकता है। इसमें दो साइड्स होती हैं, एक डेबिट साइड होती है और दूसरी क्रेडिट साइड होती है। डेबिट साइड पे बिजनेस ने जितने एक्सपेंसेस जितनी कॉस्ट बियर की गुड्स को प्रोड्यूस करने में या गुड्स को परचेज करने में वो सारी की सारी डेबिट साइड पे होगी। और जो बिजनेस ने सर्विसेज या सेल्स जो है वो जनरेट की एक्सपेंसेस बियर करके वो क्रेडिट साइड पे एंटर की जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये सीखा कि ट्रेडिंग अकाउंट जो है ये क्या है और इसको क्यों प्रिपेयर किया जाता है और इसमें क्या इसकी कौन से इसके कंटेंट होते हैं। देन इसकी हम चेक करते हैं दो साइड थी, एक थी डेबिट साइड। डेबिट साइड पे बिजनेस ने गुड्स जो परचेज़ की या गुड्स जो प्रोड्यूस की उस पर जितनी एक्सपेंसेस जितनी बिजनेस की कास्ट लगी वो डेबिट साइड पे एंटर की जाएगी। दूसरी क्रेडिट साइड पे जो बिजनेस ने सेल्स जनरेट की कास्ट को बियर करके बिजनेस में या सर्विसेज जनरेट की वो क्रेडिट साइड पे एंटर की जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेबिट साइड कंटेंट्स ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट के चेक करते हैं कौन कौन से कंटेंट डेबिट साइड पे एंटर किए जाते हैं और इनकी अकाउंटिंग के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग कैसे इनको डेबिट साइड पे एंटर किया जाता है, इनका क्या प्रोसेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल डेबिट साइड कंटेंट है ट्रेडिंग अकाउंट का ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक रेफर्स टू द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द प्रीवियस ईयर। जो लास्ट ईयर का बिजनेस का अकाउंटिंग पीरियड अकाउंटिंग ईयर था बिजनेस ने उसको क्लोज कर दिया एज अ क्लोजिंग एंट्री। देन नेक्स्ट ईयर जब बिजनेस ओपनिंग करेगा न्यू बिजनेस ईयर स्टार्ट होगा न्यू अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होगा वो बिजनेस के लिए जो लास्ट ईयर का स्टॉक था वो क्या होगा ओपनिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर के लिए होगा। It is generally put as first item on the debit side of the trading account. ओपनिंग स्टॉक को फर्स्ट आइटम के तौर पर डेबिट साइड पे ट्रेडिंग अकाउंट में एंटर किया जाता है। इन केस ऑफ ट्रेडर द ओपनिंग स्टॉक कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिनिश गुड्स। जो ट्रेडिंग कंसर्न्स हैं उसमें ओपनिंग स्टॉक जो है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिनिश गुड्स या फाइनल गुड्स में होता है। इट्स मीन कि ट्रेडिंग जो कंसर्न्स होती हैं इनका पर्पस गुड्स को प्रोड्यूस करना नहीं होता बल्कि वो फाइनल जो फिनिश गुड्स हैं उनको परचेज़ करते हैं और रीसेल पर्पस के लिए परचेज़ करते हैं और उनको जो है वो
एक्स्ट्रा जो अमाउंट है, इट्स मीन के जो उन्होंने परचेज़ जो है वो कम प्राइस पे की और उनको ज़्यादा प्राइस में सेल करके रीसेल किया जब उन्होंने, तो क्या किया उन्होंने, जो एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव की सेल करके गुड्स को, वो बिज़नेस का प्रॉफिट होगा। ट्रेडिंग कंसर्न का बिज़नेस ही बाय और सेल करना होता है। For manufacturing, the opening stock consists of raw materials, work in process and finished goods. जबकि जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स हैं जो कि गुड्स को प्रोड्यूस कर रही होती हैं, उसमें ओपनिंग स्टॉक जो है वो रॉ मटेरियल पे, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स पे कंसिस्ट होगा। इट्स मीन कि रॉ मटेरियल अभी गुड्स जो हैं वो फाइनल शेप में नहीं है, एज अ रॉ मटेरियल बिजनेस में अवेलेबल हैं, उनको रॉ मटेरियल को यूज़ करके बिजनेस जो है गुड्स प्रोड्यूस करेगा। वर्क इन प्रोसेस मींस बिजनेस की जो कुछ वो प्रोडक्ट्स हैं, कुछ गुड्स जो हैं वो इन प्रोसेस हैं, अभी वो फाइनल फिनिश गुड्स में तैयार नहीं हुई। और फिनिश गुड्स वो होंगी जो कि फाइनल शेप में रेडी टू यूज़ हैं या रेडी टू सेल करने के लिए बिजनेस ने तैयार करके जो गुड्स बिजनेस में रखी हुई हैं वो होंगी फिनिश या फाइनल गुड्स। सेकंड कंटेंट डेबिट साइड पे ट्रेडिंग अकाउंट में होगा परचेजेस। द परचेज अकाउंट शोज अ डेबिट बैलेंस शोइंग द ग्रॉस अमाउंट ऑफ परचेजेस मेड ऑफ द मटेरियल्स। परचेज अकाउंट या ये डेबिट साइड पे ट्रेडिंग अकाउंट में एंटर किया जाएगा। परचेजेस की ग्रॉस अमाउंट जो है वो एंटर होगी। दिस रेफर्स टू द गुड्स परचेज बोथ कैश एंड क्रेडिट परचेजेस फॉर रीसेल। बिजनेस ने जो गुड्स जो हैं परचेज की हैं, चाहे कैश बेस पे हैं चाहे क्रेडिट बेस पे हैं, उनको रीसेल पर्पस के लिए प्रॉफिट जनरेट करने के लिए बिजनेस ने परचेज किया है, तो ये डेबिट साइड पे एंटर की जाएंगी। नेक्स्ट, द परचेज ऑफ एसेट मीन फॉर परमानेंट यूज इन बिजनेस सच एज फर्नीचर मशीनरी आर नॉट इंक्लूडेड इन परचेजेस। इट्स मीन के जो बिजनेस ने वो गुड्स वो आइटम्स बिजनेस ने जो कि रीसेल पर्पस के लिए परचेज की हैं वो परचेजेस कंसिडर होंगी, लेकिन वो एसेट वो बिजनेस की गुड्स जो कि परमानेंट यूज़ के लिए बिजनेस ने अपने बिजनेस में यूज़ के लिए जो है वो परचेज की हैं वो बिजनेस के एसेट कंसिडर होंगे, क्योंकि वो बिजनेस में यूज़ हो रहे हैं, वो रीसेल पर्पस के लिए बिजनेस ने गुड्स परचेज नहीं की। फॉर एग्जांपल फर्नीचर है, मशीनरी है, ये सारे बिजनेस के परमानेंट एसेट हैं जिनको बिजनेस जो है परमानेंट यूज़ करेगा। तो जो एसेट हैं बिजनेस के ये परचेजेस में इंक्लूड नहीं होंगे। सिर्फ वो चीज़ें वो आइटम्स जो हैं वो परचेजेस में इंक्लूड होंगे जो कि बिजनेस ने रीसेल पर्पस के लिए परचेज किए हैं, चाहे वो कैश बेसिस पे हैं चाहे क्रेडिट बेसिस पे, लेकिन बिजनेस की परचेजेस में इंक्लूड होंगे डेबिट साइड पे ट्रेडिंग अकाउंट में। देन परचेजेस के बाद डेबिट साइड पे ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज रिटर्न का आइटम एंटर किया जाएगा। द परचेज रिटर्न अकाउंट शोज अ क्रेडिट बैलेंस शोइंग द रिटर्न्स ऑफ मटेरियल्स टू द सप्लायर। परचेज रिटर्न्स वो वापसी होती है जो कि बिजनेस ने गुड्स परचेज की, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं ये सारी चीज़ें जो हैं वो डैमेज हैं, डिफेक्टिव हैं, तो बिजनेस क्या करेगा, वो चीज़ें जो हैं सप्लायर को रिटर्न कर देगा, वापस कर देगा, तो वो परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड कंसीडर होंगी। ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट द नेट अमाउंट इज शोन एज। इसको ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे क्या इसके रूल्स एंड रेगुलेशन है अकाउंटिंग में, कैसे इसको एंटर किया जाता है ये चेक करते हैं। परचेजेस, कौन सी परचेजेस, जो ग्रॉस परचेजेस थी बिजनेस की वो एंटर की 3 लाख के साथ। देन लेस करेंगे इसमें से परचेज रिटर्न, जो चीज़ें बिजनेस ने रिटर्न कर दी, वापस कर दी सप्लायर को। इट्स मीन के बिजनेस के एक्सपेंसेस थे जो परचेजेस के उनमें डिक्रीज़ हुआ, तो जब एक्सपेंसेस में डिक्रीज़ हो तो अकाउंटिंग के रूल्स के अकॉर्डिंग ये क्रेडिट होगा, इसलिए हम लेस कर देंगे परचेजेस को 10,000 के साथ। देन परचेजेस में से रिटर्न्स जो हैं वो लेस करके 3 लाख में से 10,000 लेस करके नेट परचेजेस जो हैं वो 2,90,000 के साथ अवेलेबल हैं। इसको हम डेबिट साइड पे ट्रेडिंग अकाउंट में नेट परचेजेस को एंटर करेंगे। अपार्ट फ्रॉम द परचेजेस रिटर्न्स फॉलोइंग एंट्रीज शुड बी डिडक्टेड। परचेजेस में से फॉर एग्जांपल गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज, गुड्स गिवन एज अ चैरिटी। अगर परचेजेस में बिजनेस का जो ऑनर है उसने क्या किया, कुछ चीज़ें विड्रॉ की हैं, ड्राइंग की है, तो उसको भी परचेजेस में से ग्रॉस जो परचेजेस हैं बिजनेस की उसमें से लेस कर देंगे। इसके अलावा कोई बिजनेस ने चैरिटी की है वो भी लेस कर देंगे। इसके अलावा कोई परचेज डिस्काउंट है, अलाउंस है, उनको भी ग्रॉस जो बिजनेस की परचेजेस हैं उसमें से लेस करके देन नेट परचेजेस जो हैं वो डेबिट साइड पे ट्रेडिंग अकाउंट में एंटर की जाएंगी। अगर क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ परचेज रिटर्न गिवन है या सिर्फ चैरिटी गिवन है या ड्राइंग गिवन है, इनमें से कोई भी एक आइटम भी गिवन है तो इसको लेस करके
नेट परचेजेज जो हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट में एंटर की जाएंगी। इस क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ रिटर्न अवेलेबल थी, देन हमने रिटर्न को लेस करके नेट परचेजेज जो हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे एंटर करेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट साइड पे कंटेंट है ट्रेडिंग अकाउंट का। नेक्स्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, दोज एक्सपेंसेस विच आर इंकर्ड ऑन द गुड्स परचेज टिल दे आर ब्रॉट टू द प्लेस ऑफ बिजनेस फॉर सेल। ये बिजनेस के वो एक्सपेंसेस हैं जो कि गुड्स को जब बिजनेस परचेज करता है, लेकिन गुड्स को जब बिजनेस की प्लेस तक लाने तक सेल करने के लिए वो सारे जितने एक्सपेंसेस, जितनी कास्ट आती है वो सारे क्या हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। फॉर एग्जांपल फ्रेट इनवर्ड, इंश्योरेंस, इंपोर्ट ड्यूटी इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, वेजेस, पावर एंड फ्यूल, फैक्ट्री रेंट etc आर आल्सो डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डेबिट साइड पे जो ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, लिस्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। कौन कौन से डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं वो बिजनेस में होते हैं। फर्स्ट वन है परचेज प्राइस ऑफ गुड्स, कैरीज ऑन गुड्स परचेज, वेजेस ऑन गुड्स, इंश्योरेंस ऑफ गुड्स इन ट्रांसिट, कस्टम्स ड्यूटी, क्लियरिंग चार्जेस, फ्रेट इनवर्ड, ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड, एक्साइज ड्यूटी ऑन गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, रॉयल्टी, डक चार्जेस, कूल कुक फ्यूज, फ्यूल, गैस, ऑयल, मोटिव पावर, एक्ट्री ड्यूटी, कंज्यूमेबल स्टोर्स, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। ये सारे बिजनेस में डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे एंटर किए जाते हैं। इनको वन बाय वन देखते हैं कि इनका अकाउंटिंग के रूल्स के अकॉर्डिंग कैसे इनको एंटर किया जाता है डेबिट साइड पे ट्रेडिंग अकाउंट में। Carriage inward, it means the expenses incurred on bringing purchased goods from the place where they have been purchased। जब गुड्स जो हैं वो बिज़नेस ने परचेज़ की हैं, जहाँ से परचेज़ की हैं उस प्लेस से बिज़नेस की प्लेस तक, लोकेशन तक चीज़ों को लाने के लिए, गुड्स को लाने के लिए जितने एक्सपेंसेस बिज़नेस ने बियर किए हैं टू द शॉप और गो डाउन ऑफ द बिज़नेस, जितने बिज़नेस ने एक्सपेंसेस बियर किए हैं वो क्या होंगे, कैरिज इनवर्ड। It should be remembered that expenses for sending sold goods to customer shop or house are not recorded in this account। बिजनेस ने क्या की, जब गुड्स को परचेज किया तब बिजनेस ने गुड्स को अपने बिजनेस की प्लेस तक लाने के लिए जो एक्सपेंसेस बियर किए वो कैरिज इनवर्ड होंगे। और दूसरी चीज़ क्या है कि वो एक्सपेंसेस जो बिजनेस ने गुड्स को, मर्चेंडाइज को कस्टमर को पहुंचाने के लिए, कस्टमर की शॉप तक पहुंचाने के लिए, ज़मीन के सेल करने के लिए जो एक्सपेंसेस बियर किए वो कैरिज आउटवर्ड होंगे, इनवर्ड नहीं होंगे। कैरिज इनवर्ड सिर्फ वो एक्सपेंसेस होंगे जो कि बिजनेस ने गुड्स को परचेज करने के टाइम पे बिजनेस की प्लेस तक चीज़ों को लाने पे बियर किए। They are debited to carriage outward account and indirect expenses which is transferred to profit and loss account। जो कैरिज आउटवर्ड हैं, जो बिजनेस ने गुड्स को सेल करते हुए कस्टमर तक पहुंचाते हुए, कस्टमर की लोकेशन तक चीज़ें पहुंचाने के लिए एक्सपेंसेस कास्ट बियर की, वो कैरिज आउटवर्ड कहलाएंगे। और कैरिज आउटवर्ड जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंटर किए जाएंगे डेबिट साइड पे। कैरिज इनवर्ड इज ट्रांसफर टू द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। जबकि कैरिज इनवर्ड जो है, जो गुड्स की परचेज करते हुए बिजनेस ने चीज़ें, गुड्स जो हैं ये बिजनेस की लोकेशन तक लाई, वो एक्सपेंसेस बिजनेस के कैरिज इनवर्ड है और इनको ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे एंटर किया जाएगा। समटाइम्स इन एग्जामिनेशन ओनली द वर्ड कैरिज इज मैंशनड। In that case, it should be regarded as carriage inward and debited to the trading account। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी प्रॉब्लम में एग्जाम्पल में क्या हुआ है कि कैरिज जो है सिंपल सिर्फ कैरिज मेंशन है, इनवर्ड और आउटवर्ड का वर्ड जो है वो मेंशन नहीं है, तो देन इसका ट्रीटमेंट क्या होगा कि कैरिज को आप कैरिज इनवर्ड कंसिडर करके एज अ ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस के तौर पर डेबिट साइड पे एंटर कर देंगे। Next, direct expenses are wages. This refers to the remuneration paid to the workers for the loading and unloading of purchased goods, or it is the remuneration paid to the workers who are directly engaged in productive activities। जो वर्कर्स को जो है वो गुड्स को लोडिंग और अनलोडिंग कर रहे हैं, जो सर्विस परफॉर्म कर रहे हैं बिजनेस में, कौन सी गुड्स को जो बिजनेस ने परचेज की हैं या प्रोड्यूस की हैं, इट्स मीन के जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में वर्कर्स इंक्लूड थे, उनको जो बिजनेस ने सैलरीज जो पेमेंट की है वो क्या होंगी, वेजेस के तौर पर एज अ डायरेक्ट एक्सपेंसेस कंसिडर होंगी। Anyhow, this is an expense which is directly related with saleable goods and is always debited to the trading account। और इसको डेबिट किया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में। In this connection, the distinction between salaries and wages should be noted carefully।
सैलरीज और वेजेस जो हैं ये दोनों डिफरेंट आइटम हैं और इनका डिफरेंट ट्रीटमेंट जो है वो अकाउंटिंग में, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होता है। सैलरीज रेफर टू रेम्यूनरेशन पेड टू एम्प्लॉयज नॉट engaged in productive activities and being in direct expenses are debited to profit and loss account। और वो वर्कर्स जो कि गुड्स की लोडिंग और अनलोडिंग जो है वो कर रहे हैं वो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में इंक्लूड नहीं है, इंगेज नहीं है। ऐसे जो वर्कर्स हैं उनकी जो सैलरीज हैं, जो इनकी पेमेंट है, रेम्यूनरेशन है, वो एज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के तौर पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट साइड पे एंटर होंगे। Sometimes in examination problems, wages and salaries are given together as a single item instead of showing the two items separately. In such a case, if division is not possible, its treatment will depend on the order in which the two items have been grouped together। फॉर एग्जाम्पल बाज़ दफ़ा ऐसा होता है एग्जामिनेशन में, प्रॉब्लम्स में जो क्वेश्चन दिए जाते हैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, कि वेजेस और सैलरीज जो हैं वो बोथ एक सिंगल आइटम दोनों को कंबाइन करके एज अ सिंगल आइटम, वन आइटम के तौर पर दिए गए होते हैं। देन इनका क्या ट्रीटमेंट करेंगे? फॉर एग्जाम्पल वेजेस एंड सैलरीज द वूल अमाउंट इज डेबिटेड टू द ट्रेडिंग अकाउंट एज सैलरीज आर अज्यूम टू बी प्रोडक्टिव। फॉर एग्जाम्पल वेजेस एंड सैलरीज अगर एंटर किया गया है प्रॉब्लम में, तो इसको क्या कंसिडर करेंगे? इसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस कंसिडर करेंगे और ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे एंटर करेंगे। देन सेकंड, अगर फॉर एग्जांपल सैलरीज एंड वेजेस के नाम से आइटम दिया गया है, द होल अमाउंट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज वेजेस आर अज्यूम टू बी अनप्रोडक्टिव। अगर सैलरीज एंड वेजेस के नाम से कोई आइटम मेंशन है आपकी प्रॉब्लम में, जो क्वेश्चन दिया गया ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को सॉल्व करने के लिए ट्राई बैलेंस में, तो उसको क्या कंसिडर करेंगे? सैलरीज एंड वेजेस को डेबिट जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज अ अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के तौर पर डेबिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में नेक्स्ट है इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। वाइल ब्रिंगिंग गुड्स फ्रॉम आउटसाइड दे मे बी डिस्ट्रॉयड और स्टोलन इन ट्रांजिट। बिजनेस ने जो गुड्स जो मर्चेंडाइज परचेज की हैं मे बी वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, स्टोलन चोरी हो जाएंगे। सच लॉस मे बी इंश्योर्ड अगेंस्ट, इट्स मीन कि ये गुड्स के अगेंस्ट जो बिजनेस को लॉस बियर करना पड़ेगा। द अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेड टू द इंश्योरेंस कंपनी इज डेबिटेड टू द इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। बिजनेस क्या करता है? जो गुड्स परचेज की हैं बिजनेस ने उनकी इंश्योरेंस करवाता है। इंश्योरेंस जो पे करता है इन गुड्स के लिए, जो परचेज गुड्स हैं इनकी जो इंश्योरेंस पेमेंट करता है बिजनेस, वो एज अ इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। जो गुड्स पे बिजनेस ने गुड्स जो परचेज की हैं रीसेल पर्पज़ के लिए, उनकी जो इंश्योरेंस है वो एज अ डायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट साइड पे प्रॉफिट एंड डेबिट साइड पे ट्रेडिंग अकाउंट में एंटर किया जाएगा। Company is debited to the insurance in transit account and is transferred to the debit side of the trading account being an expense connected with the purchase of goods। इट्स मीन कि इसको हम लोग इंश्योरेंस ट्रांजिट को डेबिट साइड पे क्यों एंटर करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में? क्योंकि ये जो गुड्स बिजनेस ने परचेज की हैं उनसे ये एक्सपेंस जो है वो डायरेक्टली लिंक कर रहा है, इसलिए इसको गुड्स की परचेज में गुड्स के जो एक्सपेंसेस हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जो गुड्स से लिंक कर रहे हैं, उनके तौर पे एज अ डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे एंटर करेंगे। In this connection, it should be noted that premium paid for insurance of building, plant, machinery, furniture, stock against loss by fire or accident is debited to profit and loss account being an indirect expenses। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस जो है वो अपने जो एसेट्स हैं बिजनेस के, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, फर्नीचर, स्टॉक वगैरह, इनके लॉसेस को बियर करने के लिए, लॉस चाहे फायर के ज़रिए, एक्सीडेंट के ज़रिए, किसी भी वे के ज़रिए जो है लॉस हो रहा है बिज़नेस को, तो उसके लिए जो बिज़नेस जो है अपनी गुड्स को, जो बिज़नेस के एसेट हैं, इनकी सेफ्टी के लिए जो इंश्योरेंस करवाता है, जो इंश्योरेंस की अमाउंट पे करता है बिज़नेस, तो वो जो बिज़नेस के इंश्योरेंस एक्सपेंसेस हैं वो जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, क्योंकि वो गुड्स की परचेज से लिंक नहीं करके कर रहे बल्कि बिज़नेस के एसेट से लिंक कर रहे हैं, जो बिज़नेस के फिक्स एसेट हैं उनसे लिंक कर रहा है। कोई ऐसी गुड्स से नहीं लिंक कर रहा जो कि बिज़नेस ने रीसेल पर्पज़ के लिए परचेज़ की है। इसलिए जो गुड्स बिज़नेस के जो एसेट हैं, इनकी जो इंश्योरेंस वगैरह बिज़नेस ने करवाई है, जो इंश्योरेंस के एक्सपेंसेस पे किए हैं, इनको जो है वो डेबिट करेंगे एज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे। नेक्स्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस में इंक्लूड है कस्टम्स ड्यूटीज़। The duty imposed by government on import as export of goods is known as custom duty। custom duty वो charges होते हैं जो कि बिजनेस जो है
इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो गुड्स की करता है बिजनेस, उस पे जो है वो इम्पोज करती है। कस्टम ड्यूटी इज़ ऑफ टू टाइप्स, इंपोर्ट ड्यूटी एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी। ड्यूटी पेड ऑन गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम अब्रॉड इज़ नोन एज इम्पोर्ट ड्यूटी। जो बिजनेस क्या करता है, गुड्स को परचेज करता है अब्रॉड से, आउट ऑफ कंट्री से, तो वो एज अ इम्पोर्ट ड्यूटी कंसिडर होगी एंड इज़ डेबिटेड टू द ट्रेडिंग अकाउंट। जो बिजनेस जो है गुड्स परचेज कर रहा है फॉर रीसेलिंग पर्पस, तो वो परचेज से लिंक कर रहे हैं एक्सपेंसेस जो है इम्पोर्ट ड्यूटी के जो एक्सपेंसेस हैं, तो इसलिए इसको एज अ डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे एंटर करेंगे। But duty paid on goods exported, export duty, being expenses connected with sales, is debited to profit and loss account. बिजनेस क्या कर रहा है कि अगर एक्सपोर्ट जो है कर रहा है अपनी गुड्स जो है बिजनेस की, वो सेल कर रहा है आउट ऑफ कंट्री अब्रॉड, तो वो जो बिजनेस के एक्सपेंसेस जो हैं, बिजनेस जो गवर्नमेंट है वो बिजनेस पे जो गुड्स हैं सेल की हैं उन पे जो चार्जेस जो ड्यूटी जो है वो इम्पोज करेगा, वो एक्सपेंसेस जो हैं एज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो, क्योंकि वो सेल से जो है वो कनेक्टेड हैं, सेल से लिंक कर रहे हैं, तो इसलिए एज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एंटर करेंगे। So import duty on goods purchased from abroad is a direct expense and export duty on goods sold is an indirect expense. Direct expenses में next है clearing charges. In case of imports from abroad, goods are cleared from port. For this port authorities charge something which is called clearing charges. गुड्स की जो बिजनेस जब क्या करता है, इंपोर्ट करता है, परचेज करता है गुड्स जो है वो आउट ऑफ कंट्री से, अब्रॉड से, तो उनको गुड्स के क्लियरेंस के लिए जो एक्सपेंसेस आते हैं, जो कास्ट आती है, उसको क्लियरिंग चार्जेस में बोलते हैं। Something which is called clearing charges, this is a direct expense and is debited to trading account. इनको डेबिट करेंगे एज अ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि ये डायरेक्टली गुड्स की परचेज से लिंक कर रहे हैं, तो इनको एज अ डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे एंटर किया जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में नेक्स्ट कंटेंट है फ्रेट इनवर्ड या ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड। चार्जेस पेड ऑन ब्रिंगिंग परचेज गुड्स फ्रॉम अब्रॉड थ्रू स्टीमर, रेल और एयर आर नोन एज फ्रेट इनवर्ड। Being an expense connected with the purchase of good, it is debited to the trading account. बिजनेस जो है वो गुड्स परचेज करता है और उसके जो ट्रांसपोर्टेशन जो चार्जेस हैं, फ्रेट जो इनवर्ड है, जो बिज़नेस के प्लेस तक जो चीज़ें लाने के लिए जितने चार्जेस, जितनी कास्ट बिज़नेस को बियर करनी पड़ती है, वो सारे एक्सपेंसेस एज अ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि वो डायरेक्टली गुड्स की परचेज से लिंक कर रहे हैं, तो उनको क्या एंटर करेंगे एज अ डायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट साइड पे ट्रेडिंग अकाउंट में एंटर करेंगे। फ्रेट इनवर्ड या ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं गुड्स से जो लिंक कर रहे होते हैं, जो कि गुड्स जो है वो बिजनेस जो है अब्रॉड से, आउट ऑफ कंट्री से, थ्रू स्टीमर, रेल और एयर से जो है वो चीज़ें परचेज करता है, उस पर जो एक्सपेंसेस आते हैं ट्रांसपोर्टेशन के, वो एक्सपेंसेस फ्रेट इनवर्ड या ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड कहलाएंगे। एक्साइज ड्यूटी ऑन गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, जो बिजनेस ने गुड्स जो है मैन्युफैक्चर की हैं, प्रोड्यूस की हैं, उस पर जो एक्सपेंसेस आ रहे हैं उसको एक्साइज ड्यूटी बोलेंगे। ड्यूटी इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री। वो गुड्स जो बिजनेस के ने परचेज की हैं और वो गुड्स कहाँ प्रोड्यूस हुई हैं, विद इन द कंट्री जो है वो गुड्स प्रोड्यूस की गई हैं, इज़ कॉल्ड एक्साइज ड्यूटी। उस पर जो बिजनेस ने एक्सपेंसेस बियर किए हैं, जो गवर्नमेंट ने चार्जेस जो हैं गुड्स जो प्रोड्यूस की थी विद इन द कंट्री, उस पर जो गवर्नमेंट है किसी कंट्री की, उसने जो ड्यूटी लगाई है, टैक्सेस लगाए हैं, उसको क्या बोलेंगे, एक्साइज ड्यूटी। दिस बीइंग एन एक्सपेंस कनेक्टेड विद सेलेबल गुड्स और प्रोडक्शन इज डेबिटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट एज द केस में भी। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस ने क्या किया है कि जो गुड्स प्रोड्यूस की थी, उस पे जो है बिजनेस ने क्या करना था, उन प्रोड्यूसेबल गुड्स को जो प्रोडक्शन की थी बिजनेस ने, उनको सेल करना था। फॉर फॉर प्रॉफिट जनरेटिंग बिजनेस ने जो है गुड्स जो है वो परचेज़ की थी, तो उन पे जो उस कंट्री की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या किया, टैक्सेस वगैरह लगाए, जो भी मतलब चार्जेस आए उस पर, तो वो सारे क्या होंगे, डायरेक्टली जो है वो गुड्स जो प्रोड्यूस की हैं या परचेज़ की हैं बिजनेस ने, तो उन पे जो भी एक्सपेंसेस आते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। तो जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, जो कि गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, वो जो फाइनल गुड्स को जो है वो परचेज़ करके सेल नहीं करते, बल्कि वो गुड्स को बिज़नेस में परचेज़ करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का पर्पज़ होता है कि वो बिज़नेस में खुद जो है वो
गुड्स प्रोड्यूस करके देन उनको सेल करते हैं। तो जो उन्होंने गुड्स परचेज़ की फॉर सेलिंग पर्पस, उस पे जो एक्सपेंसेस जो गवर्नमेंट ने ड्यूटी लगाई उसको क्या बोलेंगे, एक्साइज ड्यूटी, और इसको एज अ डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे एंटर करेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अकाउंटेंट में नेक्स्ट है रॉयल्टी। इन अ वर्ड रॉयल्टी मीन्स रेंट। रॉयल्टी मीन्स रेंट है, किराया है। अ मैन्युफैक्चरर हैज़ टू पे सच रेंट व्हेन ही एक्वायर्स द राइट टू प्रोड्यूस एन आर्टिकल। मैन्युफैक्चरर जो है वो गुड्स जो है गुड्स के जो राइट्स जो हैं वो किसी से ले रहा है, उसके जो राइट्स जो हैं वो ऑनरशिप राइट्स हैं जो उनको परचेज कर रहा है। फॉर एग्जांपल, व्हेन ही एक्वायर्स द राइट टू प्रोड्यूस एन आर्टिकल, किसी का आर्टिकल है जो उसको प्रोड्यूस करने के लिए, जनरेट करने के लिए जो एक्सपेंसेस होंगे वो रॉयल्टी कंसिडर होंगे। फॉर एग्जांपल, अमाउंट पेएबल टू द ऑनर ऑफ पेटेंट फॉर द यूज़ ऑफ पेटेंट राइट। पेटेंट राइट्स क्या हैं, बिजनेस के इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं, इनको यूज़ करने के लिए जब कोई बिजनेस जो है वो क्या करता है, किसी के राइट्स जो है, पेटेंट जो है वो राइट है, इनटेंजिबल एसेट को यूज़ करने के लिए जो अमाउंट पे करता है वो रॉयल्टी कहलाएगी। अमाउंट पेएबल टू द ऑथर ऑफ अ बुक ऑन एक्वायरिंग द राइट टू पब्लिश दिस बुक। It should be noted here that the royalty may be based on either production of goods or sale of goods. When the royalty is paid on production basis, it is debited to the manufacturing account or the trading account as the case may be. फॉर एग्जाम्पल, आप किसी की बुक है, आर्टिकल है, उसको क्या करना चाह रहे हैं, प्रोड्यूस करके जो वो उसके जो राइट हैं, जो उसके ऑनरशिप राइट हैं, पेटेंट राइट्स हैं जो उसके, उनको अक्वायर करके उनकी जो आप चाह रहे हैं कि आप किसी की बुक है, आर्टिकल है, ठीक है, उसको क्या कर रहे हैं, उसके ऑनर बुक एक्वायर कर रहे हैं उसे, कि उस आप जो है उसकी बुक को या आर्टिकल को पब्लिश करवाने के जो राइट्स उससे ले रहे हैं, और उसको जो उसके इवज़ जो है वो आप अमाउंट एक्सपेंसेस जो हैं वो चार्जेस जो हैं वो पे करेंगे आथर को, जो जिसकी बुक है या आर्टिकल है, तो वो एज अ रॉयल्टी एक्सपेंसेस जो हैं वो डेबिट साइड पे ट्रेडिंग अकाउंट में एंटर किए जाएंगे। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है कि इट इज़ डेबिटेड टू दी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। डेबिट इसको कहाँ करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे। व्हेन द रॉयल्टी इज़ पेड ऑन प्रोडक्शन बेसिस, जब रॉयल्टी को प्रोडक्शन बेसिस पे किया जाएगा तो इसको डेबिट साइड पे ट्रेडिंग अकाउंट में एंटर किया जाएगा। देन अगर बट इफ़ द रॉयल्टी इज़ पेड ऑन सेल बेसिस, अगर रॉयल्टी जो वो सेल बेसिस पे हो तो इसको डेबिट कहाँ करेंगे, एज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन अगर ये प्रोडक्शन बेसिस पे हो रॉयल्टी तो इसको डेबिट साइड पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस के तौर पर ट्रेडिंग अकाउंट या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में एंटर करेंगे। लेकिन इन केस ऑफ सेल्स है तो सेल्स की केस में क्या करेंगे, इसको डेबिट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो एंटर करेंगे। क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है या ट्रेडिंग कंसर्न है, जो इनकी गुड्स की परचेज से प्रोडक्शन से लिंक कर रही हूँ एक्सपेंसेस, वो होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। लेकिन जो सेल से लिंक कर रहे होते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। इसलिए जो प्रोडक्शन से लिंक कर रहे होंगे उनको डेबिट साइड पे ट्रेडिंग अकाउंट या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में एंटर करेंगे। लेकिन जो सेल से लिंक कर रहे होंगे उनको एज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे एंटर करेंगे। In the absence of any indication in the examination problems, it should be assumed to be based on product basis and debited to manufacturing account or trading account. For example, आपके पास क्वेश्चन गिवन है एग्जामिनेशन प्रॉब्लम में कि उस पर जस्ट जो है रॉयल्टी एक्सपेंसेस लिखा हुआ है, तो इसको एज अ डेबिट करेंगे एंटर कहाँ पे, मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग अकाउंट में। इट्स मीन कि अगर इसके साथ प्रोडक्शन या सेल्स का कोई भी जो है आइटम जो है वर्ड जो है वो एंटर नहीं है, जो सिंपल रॉयल्टी एंटर है, तो रॉयल्टी को एज अ डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे एंटर कर देंगे। नेक्स्ट है डार्क चार्जेस। ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। दीज आर द ड्यूज इम्पोज्ड ऑन शिप्स एंड देयर चार्जेस व्हेन दे आर अनलोडेड ऑन द पोर्ट। दिस इज़ अ डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इज़ डेबिटेड टू द ट्रेडिंग अकाउंट। जो शिप्स पे जो है चार्जेस हैं, जो ड्यूटीज इम्पोज होती हैं, उसके एक्सपेंसेस जो हैं, बिजनेस जो गुड्स परचेज करता है तो उनकी शिप्स पे इम्पोज होते हैं जो टैक्सेस चार्जेस, तो वो क्या होंगे, एज अ डायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट साइड पे ट्रेडिंग अकाउंट में एंटर करेंगे। नेक्स्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस का कंटेंट है कूल, कुक, फ्यूल, गैस, ऑयल, मोटिव, पावर। These items of expenditure being connected with production of goods as required to run the plant or machinery should be debited to the manufacturing account or the trading account as the case may be. बिजनेस क्या कर रहा है कि गुड्स को जो है वो उसने प्रोडक्शन कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है,
तो वो क्या कर रहा है, गुड्स की परचेज़ पे उस पे मैन्युफैक्चरिंग पे जितने भी उसके एक्सपेंसेस आ रहे हैं, कूल के कूके मतलब बिज़नेस में गैस है, हीट है, ऑयल वगैरह है, मोटिव पावर वगैरह जितने भी एक्सपेंसेस गुड्स को प्रोडक्शन के दौरान जो है वो आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट है, मशीनरी है, उसको इंस्टॉल करने पे, उसको प्रोडक्शन के दौरान जितने बिज़नेस के एक्सपेंसेस आ रहे हैं वो क्या होंगे, एज अ डायरेक्ट एक्सपेंसेस के तौर पर ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे एंटर किए जाएंगे, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग जो गुड्स बिजनेस कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है जो गुड्स, उनसे लिंक कर रहे हैं। इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जो है, ये जो एक्सपेंसेस हैं ये प्लांट और मशीनरी वगैरह से लिंक कर रहे हैं, इसलिए इसको डेबिट करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। इन केस ऑफ नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, बिजनेस क्या करेगा कि इन चीज़ जो एसेट्स वगैरह हैं उनको एज अ फिक्स एसेट जो है परचेज़ करेगा और उनको बिज़नेस में जो है वो यूज़ करेगा। तो इट्स मीन कि ये परचेज़ जो रीसेल बिज़नेस ने गुड्स परचेज़ करके रीसेल करनी है, उनसे प्रॉफिट जनरेट करना है, उनसे लिंक नहीं करेगा। तो इनको फिर जो केस में है वो डेबिट साइड पे ट्रेडिंग अकाउंट में एंटर नहीं करेंगे, इनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे एंटर करेंगे। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जो है वो गुड्स को प्रोड्यूस कर रही है, प्रोडक्शन करने में जो है प्लांट एंड मशीनरी पे एक्सपेंसेस आ रहे हैं, इसलिए इसको ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे एंटर करेंगे, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न ने ये गुड्स जो है प्रोडक्शन करके इनको जो है वो सेल करना है, इनसे प्रॉफिट जनरेट करना है। तो इसलिए ये जो भी चीज़ें बिजनेस परचेज करता है या बिजनेस प्रोड्यूस करके इनको सेल करके प्रॉफिट जिनसे जनरेट करता है, ऐसे एक्सपेंसेस जो हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट में एज अ डायरेक्ट एक्सपेंसेस के तौर पर एंटर होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के कंटेंट में नेक्स्ट है एक्चुअल ड्यूटी। दिस इज अ ड्यूटी विच इज इम्पोज्ड बाय द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन or the municipal committee when goods purchased enter its territory. So when the goods are purchased from another city, this duty has to be paid. It is an expense connected with purchase of goods and is debited to the trading account. ऐसे एक्सपेंसेस जो कि बिजनेस जो है अनदर सिटी से जो है वो गुड्स को परचेज कर रहा है और उस सिटी की जो म्यूनसिपल कमेटी या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है जो उस पर चार्जेस जो है वो लागू कर रही है एज अ टेरिटरी चार्जेस, तो उन परचेज गुड्स पे जो एक्सपेंसेस जो हैं ये बिज़नेस पे करेगा, चार्जेस पे करेगा अनदर सिटी की म्यूनसिपल कमेटी या कॉर्पोरेशन को। ये एक्सपेंसेस, ये चार्जेस बिजनेस में एज अ एक्चुअल ड्यूटी जो है एज अ डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे एंटर होंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में नेक्स्ट काउंटर है कंज्यूमेबल स्टोर्स। दीज आर द एक्सपेंसेस इंकर टू कीप द मशीन in right condition and include engine oil, soft soap, cotton waste, oil grease and waste consumed in factory। जितने भी एक्सपेंसेस आ रहे हैं कि मशीनरी को जो है वो इन रनिंग कंडीशन में, राइट कंडीशन में उनको ठीक रखने के लिए जो है उनसे वर्किंग करने के लिए कंपनी में, फर्म में, तो जितने भी एक्सपेंसेस मशीनरी को ठीक कंडीशन में या रनिंग कंडीशन में बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने के लिए जो है वो जितने भी एक्सपेंसेस बिजनेस को बियर करने पड़ते हैं, फॉर एग्जांपल इंजन का ऑयल है, सॉफ्ट है, सोप है, कॉटन वेस्ट है, ऑयल ग्रीस वगैरह वेस्ट कंज्यूम्ड है, ये सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो कंज्यूमेबल स्टोर के तौर पर एंटर होंगे। दी अमाउंट ऑफ सच स्टोर्स कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर विल बी डेबिटेड टू द ट्रेडिंग अकाउंट। जितने भी एक्सपेंसेस जो हैं ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड, ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर बिजनेस ने बियर किए हैं, ये एज अ डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है ट्रेडिंग अकाउंट में एंटर होंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में नेक्स्ट काउंटर है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। ऑल एक्सपेंसेस इंकर्ड इन मैन्युफैक्चरिंग और प्रोड्यूसिंग द गुड्स in a factory as factory insurance, factory rent, depreciation on factory building, lighting and direct expenses and are debited to manufacturing or trading account as ट्रेडिंग अकाउंट की क्या है, इसको चेक करने के बाद हमने इसकी डेबिट साइड के जितने कंटेंट थे इनको वन बाय वन डिटेल के साथ चेक किया कि इनका क्या ट्रीटमेंट होगा डेबिट साइड पे ट्रेडिंग अकाउंट में। देन हम नेक्स्ट चेक करते हैं कंटेंट्स ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। क्रेडिट साइड पे कौन कौन से कंटेंट जो हैं ट्रेडिंग अकाउंट में एंटर किए जाते हैं, उनका क्या ट्रीटमेंट है अकाउंटिंग के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। आइटम्स शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट, सेल एंड सेल रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक। क्रेडिट साइड पे ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स रिटर्न, इसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक जो है वो मेंशन किए जाते हैं। फर्स्ट वन is sales. It is the value of all the goods sold during the current accounting year and it is available from the sale account in the ledger. It is a measure of revenue in a business which deals in returns are deducted from sales and the net sales are shown on the credit side of the trading account. सेल्स इट मीन्स के बिजनेस ने ड्यूरिंग ईयर, ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड जितनी भी रेवेन्यू जनरेट किया, जितनी गुड्स जो सर्विसेज हैं वो सेल की, उनके ज़रिए जो रेवेन्यू जनरेट किया बिजनेस ने, बिजनेस का मेन रेवेन्यू जनरेटिंग सोर्स जो है वो सेल्स है,
तो सेल्स जो बिज़नेस की ग्रॉस सेल्स होगी, इट्स मीन कि जो बिज़नेस ने ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड जितनी सेल्स की, जितनी सर्विसेज जो हैं वो सेल की, गुड्स जो हैं वो सेल की, तो उसमें से जो बिज़नेस की रिटर्न वगैरह जो लेस करके जो नेट सेल्स जो हैं वो फाइंड आउट हो जाएंगी और इनको क्रेडिट साइड पे ट्रेडिंग अकाउंट में एंटर किया जाता है। सेल्स के बाद सेल्स रिटर्न अकाउंट है, क्रेडिट साइड पे ट्रेडिंग अकाउंट में मेंशन करते हैं। इट शोज अ डेबिट बैलेंस शोइंग द रिटर्न्स ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम कस्टमर्स ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। सेल्स रिटर्न क्या होती हैं कि जो बिजनेस ने क्या की थी, सेल की थी कस्टमर्स को, कस्टमर ने क्या है कि कुछ चीज़ें उनके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं हैं या डिफेक्टिव हैं या डैमेज हैं, तो कस्टमर ने रिटर्न कर दी वापस बिजनेस को चीज़ें जो हम रिटर्न कर दी। तो ये सेल रिटर्न जो है वो जो ग्रॉस सेल्स थी बिजनेस की उसमें से लेस करके देन नेट सेल्स जो है वो एंटर की जाएंगी क्रेडिट साइड पे ट्रेडिंग अकाउंट में। द नेट अमाउंट इज शोन एज, फॉर एग्जांपल बिजनेस में जो ग्रॉस सेल्स थी, बिजनेस की सेल्स थी टोटल ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड 3 लाख की थी। इसमें से लेस कर देंगे रिटर्न्स जो कि कस्टमर ने चीज़ें जो है बिज़नेस को रिटर्न कर दी हैं, वापस कर दी हैं 5,000 की लेस की। देन नेट सेल्स जो बिज़नेस के पास हैं वो 2,95,000 के साथ एंटर करेंगे क्रेडिट साइड पे ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे जो है सेल्स और सेल रिटर्न के अलावा नेट सेल्स जो है एंटर करने के बाद नेक्स्ट कंटेंट है क्लोजिंग स्टॉक। इट इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ गुड्स लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द करंट अकाउंटिंग ईयर। जो अकाउंटिंग पीरियड के दौरान जो जो ईयर के एंड पे लास्ट पे जो बिजनेस के पास अनसोल्ड जो हैं गुड्स जो हैं वो बाकी जो हैं रिमेनिंग जो हैं वो बच जाती हैं, वो एज अ क्लोजिंग स्टॉक के तौर पर क्रेडिट साइड पे एंटर करते हैं। At the end of the year, a list of unsold goods is prepared showing the quantity and value of each item. The total of the list represents the value of closing stock. The list should be prepared with utmost care and attention. Although closing stock is an asset, yet it is shown on the credit side of the trading account. क्लोजिंग स्टॉक की जो लिस्ट है जो लास्ट पे बिजनेस के एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड जितना स्टॉक जितनी गुड्स जो है वो अनसोल्ड होती हैं उनकी लिस्ट जो है वो प्रॉपर केयर के साथ जो है प्रिपेयर की जाती है और इसको एज अ एसेट भी कंसिडर किया जाएगा बैलेंस शीट में और ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे भी मेंशन किया जाएगा क्लोजिंग स्टॉक के नाम से। क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट साइड पे ट्रेडिंग अकाउंट में एंटर तो किया जाता है, लेकिन वाई क्लोजिंग स्टॉक इज शोन इन द ट्रेडिंग अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट में क्यों एंटर किया जाता है, क्यों शो किया जाता है, इसकी रीज़न क्या है, इसको देखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक इज शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट इन ऑर्डर टू मेक द comparison correct and logical between expenses and revenue. If it is not shown, the matching of expenses and revenue may be wrong. क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट साइड पे इसलिए एंटर किया जाता है कि बिजनेस के एक्सपेंसेस और रेवेन्यू जो है इनको कंपैरिजन करने के लिए, मैच करने के लिए कि कितने बिजनेस के एक्सपेंसेस हुए, कितना बिजनेस ने एक्सपेंसेस बियर करके इनसे रेवेन्यू जनरेट किया, इनकी मैचिंग के लिए, कंपैरिजन के लिए जो क्लोजिंग स्टॉक को एंटर किया जाता है क्रेडिट साइड पे। क्योंकि डेबिट साइड पे बिजनेस के एक्सपेंसेस एंटर होते हैं, इसलिए एक्सपेंसेस और डेबिट साइड पे और रेवेन्यू जो है बिजनेस के जो प्रॉफिट्स हैं इनको क्रेडिट साइड पे एंटर किया जाता है। इनको मैचिंग करने के लिए जो है वो क्लोजिंग स्टॉक को एंटर किया जाता है। For example, suppose we purchase 100 units of a product of rupees 10 per unit and sold all the units of rupees 15 each. इस मीन के बिजनेस ने 100 यूनिट्स जो है वो परचेज किए, कितने के 10 रुपीज़ पर यूनिट की प्राइस थी और सेल इनको कितने में किया 15 रुपीज़ पर यूनिट प्राइस थी। इट्स मीन के बिजनेस ने 5 जो रुपीज़ हैं वो मज़ीद जो है वो रीसेल गुड्स को करने के लिए 5 रुपीज़ जो है रेवेन्यू जनरेट किया और एक्सपेंसेस कितने थे बिजनेस के 10 रुपीज़ थे पर यूनिट जो है वो प्राइस थी यूनिट्स की। आवर परचेजेस आर ₹10,000 ₹1,000। इट्स मीन 100 यूनिट बिजनेस ने परचेज किए और उनकी पर यूनिट प्राइस कितनी थी 10 रुपीज़। तो 10 को 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो बिजनेस की जो परचेजेस थी, बिजनेस के जो एक्सपेंसेस थे डेबिट साइड पे वो कितने होंगे 1,000 के साथ। एंड आवर सेल्स आर ₹1,500 और बिजनेस की सेल्स जो है वो कितने की हुई, रेवेन्यू कितने का जनरेट हुआ 1,500 का और एक्सपेंसेस कितने के थे 1,000 के। इट्स मीन के जो 500 है वो बिजनेस ने रेवेन्यू जनरेट किया और एक्सपेंसेस 1,000 थे। ठीक है, 100 बिजनेस ने यूनिट्स जो है वो परचेज किए थे और इनको सेल कितने में किया 15 रुपीज़ ईच यूनिट की प्राइस थी और इनको परचेज बिजनेस में 10 रुपीज़ में किया था और सेल 15 में किया। इट्स मीन के जो 5 है 5 रुपीज़ पर यूनिट प्राइस जो है बिजनेस ने क्या किया, गुड्स जो परचेज की थी 10 की थी और 15 रुपीज़ जो है वो
इट्स मीन में जो है वो सेल की, इट्स मीन के 5 रुपीज़ जो एक्स्ट्रा है वो बिज़नेस ने प्रॉफिट या रेवेन्यू जनरेट किया है। इट्स मीन के बिज़नेस के जो एक्सपेंसेस हैं वो कम है और जो रेवेन्यू है वो ज़्यादा है, इसलिए बिज़नेस के रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को मैच करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक को एंटर करते हैं। Purchases are shown on the debit side of the trading account and sales on the credit side resulting a gross profit of rupees 500. इट्स मीन के बिज़नेस का जो ग्रॉस प्रॉफिट है इसको चेक करने के लिए बिज़नेस ने जितनी चीज़ें परचेज़ की, जितने एक्सपेंसेस बियर किए चीज़ों को परचेज़ करके, वो सारी कास्ट जो है वो डेबिट साइड पे आएगी और क्रेडिट साइड पे बिज़नेस ने जो सेल्स की, जो रेवेन्यू जनरेट किया वो क्रेडिट साइड पे आएगा। और क्रेडिट और डेबिट साइड का डिफरेंस चेक करके जो अमाउंट आएगी वो होगी बिज़नेस की ग्रॉस प्रॉफिट। और बिज़नेस ने 1000 की गुड्स जो है परचेज़ की थी, 1000 के एक्सपेंसेस किए थे और 1500 का रेवेन्यू जनरेट किया था। तो 1500 में से 1000 लेस करेंगे तो बिज़नेस का ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो रुपीज़ 500 का आ जाएगा। दिस इज़ अ करेक्ट कंपैरिजन। बट सपोज वी सोल्ड ओनली 80 यूनिट्स ऑफ रुपीज़ 15 ईच। इन केस के बिज़नेस ने जितने यूनिट्स परचेज़ किए थे 100 के 100 जो है वो सेल नहीं किए, सिर्फ 80 यूनिट्स जो है वो सेल किए हैं। फिर कितने के किए हैं? 15 रुपीज़ ईच यूनिट की प्राइस थी। इन दैट केस आवर परचेजेस आर अगेन रुपीज़ 1000। इस केस में क्या होगा कि बिज़नेस ने जो परचेजेस किए थे, एक्सपेंसेस भी किए थे वो 1000 के ही रहेंगे, बट आवर सेल्स आर रुपीज़ 1200। लेकिन जो बिज़नेस की सेल्स हैं वो 1200 की रहेंगी क्योंकि बिज़नेस ने सिर्फ 80 यूनिट सेल्स जो है वो सेल की हैं, टोटल 100 यूनिट्स जो हैं वो सेल नहीं किए। एंड द ग्रॉस प्रॉफिट इज़ रुपीज़ 200 और ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा? 200। बट दिस इज़ नॉट द ट्रू ग्रॉस प्रॉफिट बिकॉज विद द परचेज प्राइस ऑफ 100 यूनिट्स विद द सेल प्राइस ऑफ 80 यूनिट्स ओनली विच इज़ नॉट जस्टिफाइड। क्योंकि जो बिज़नेस की सेल है, जो रेवेन्यू है वो सिर्फ कितने यूनिट्स की हुई है? 80 यूनिट्स की हुई है। तो जब बिज़नेस में क्लोजिंग स्टॉक को शो किया जाएगा कि बिज़नेस के एंड पे लास्ट पे कितनी गुड्स जो हैं वो अनसोल्ड बची हैं, तब बिज़नेस का जो रेवेन्यू एक्सपेंसेस का करेक्ट कंपैरिजन जो है वो किसी भी जो इंफॉर्मेशन जिनको चाहिए ट्रेडिंग अकाउंट की, ग्रॉस प्रॉफिट की, उनको हेल्पफुल होगा कि बिज़नेस के ने अगर 100 यूनिट्स परचेज़ किए थे तो उसमें से 80 यूनिट्स सेल कर दिए, जो रिमेनिंग है जो क्लोजिंग स्टॉक अनसोल्ड गुड्स हैं वो एज अ क्लोजिंग स्टॉक जो है वो एंटर होंगी। इट्स मीन के बिज़नेस ने जितने 100 यूनिट्स के एक्सपेंसेस बियर किए थे उनमें से 80 के जो है वो सेल कर दिए और 20 जो है यूनिट्स वो एज अ क्लोजिंग स्टॉक एंटर होंगे। तो फिर बिज़नेस के एक्सपेंसेस और रेवेन्यू जो है वो करेक्ट कंपैरिजन होगा, इनकी करेक्ट जो है वो मैचिंग होगी। द करेक्ट कंपैरिजन विल बी एज फॉलोज। ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज और सेल को और क्लोजिंग स्टॉक को कैसे एंटर करके ग्रॉस प्रॉफिट चेक करते हैं, इसकी एग्जांपल चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल परचेज की थी बिजनेस ने 100 यूनिट्स की और इसकी ईच यूनिट की प्राइस कितनी थी? 10 रुपीज़। 100 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो डेबिट साइड पे 1000 जो है बिजनेस के परचेजेस या बिजनेस के एक्सपेंसेस जो हैं, आगे गुड्स को जो परचेज की उस पर जितने एक्सपेंसेस थे वो कितने थे? 1000 के साथ। और बिज़नेस ने जो 100 यूनिट्स थे उसमें से सिर्फ 80 यूनिट्स जो हैं वो सेल किए हैं और कितने में किए हैं? परचेज़ किए थे 10 रुपीज़ में, लेकिन इनको 15 रुपीज़ में जो है वो सेल किया है। तो 80 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 जो है बिज़नेस की सेल्स आएंगी। और 80 टोटल बिज़नेस के पास कितने यूनिट थे परचेज़ किए हुए? 100। 100 में से 80 सेल कर दिए 15 रुपीज़ के साथ। एक्स्ट्रा अमाउंट के साथ बिज़नेस ने सेल करके प्रॉफिट जनरेट किया, रेवेन्यू जनरेट किया 5 रुपीज़ का। और जो एट द एंड ऑफ द ईयर या एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड जो बिज़नेस के पास जितने जो है अनसोल्ड गुड्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, वो कितने यूनिट्स रह गए? 20। क्योंकि 100 टोटल थे परचेज़ किए, 100 में से 80 सेल हो गए तो बाकी 20 रह गए। 20 को मल्टीप्लाई करेंगे, जो बिज़नेस ने एक्सपेंसेस इस पे लगाए थे कितने थे? 10 रुपीज़ ईच यूनिट की प्राइस थी। 20 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 जो है बिज़नेस के पास क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर जो है वो रिमेनिंग रह जाएगा। देन सी क्रेडिट साइड को प्लस करते हैं, 1200 प्लस 200 बिजनेस का 1400 टोटल क्रेडिट साइड आ रही है। देन परचेजेस हैं 1000 की, तो रेवेन्यू जो बिजनेस ने जनरेट किया वो कितना है? 1400 का। और जो बिजनेस के एक्सपेंसेस आए थे गुड्स को परचेज करने में वो कितने थे? 1000 के। 1400 में से रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को लेस करेंगे, डेबिट साइड को 1400 में से लेस करेंगे 1000, तो बिजनेस के पास ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 400 आ जाएगा। इट्स मीन के बिजनेस ने परचेजेस करके गुड्स जो है वो एक्सपेंसेस बियर करके उनसे जो रेवेन्यू जनरेट किया वो जो है वो ज़्यादा जो है वो जनरेट किया। और इसके बाद जो है ग्रॉस प्रॉफिट बिजनेस ने जो है वो अर्न किया है।
टोटल बोथ साइड पे जो है वो क्रेडिट साइड की जो अमाउंट है 1400 उसको एंटर कर देंगे और ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो एंटर कर देंगे 400 के साथ। ये ट्रेडिंग अकाउंट है। ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग जो है गुड्स जो बिजनेस ने प्रोड्यूस की हैं फॉर सेलिंग पर्पस या प्रॉफिट जनरेटिंग सोर्स के लिए, वो दोनों साइड जो है वो बिजनेस में डेबिट और क्रेडिट साइड जो है वो एंटर की जाती हैं ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट को चेक करने के लिए। Balancing of trading account gross profit or gross loss after recording the above items in the respective sides of the trading account, the balance is calculated to ascertain gross profit and gross loss. ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड और क्रेडिट साइड पे आइटम्स जो हैं कंटेंट्स जो हैं इनको एंटर करने के बाद इनकी टोटल साइड्स जो हैं क्रेडिट और डेबिट साइड जो है वो टोटल करके चेक की जाती है। बोथ साइड में से जो साइड जो है वो लार्जर हो उसका बैलेंस जो है डेबिट हो या क्रेडिट उसको कंसिडर किया जाएगा। अगर डेबिट साइड जो है वो लार्जर हो तो बिज़नेस को लॉस होगा। अगर क्रेडिट साइड बिजनेस जो ट्रेडिंग अकाउंट में है वो लार्जर हो तो बिज़नेस का ग्रॉस जो है प्रॉफिट कंसिडर होगा। If the total of the credit side is more than that of debit side, the excess is gross profit. If the total of the debit side is more than that of credit side, the excess is gross loss. अगर क्रेडिट साइड जो है वो लार्जर है डेबिट साइड से तो इट्स मीन कि ये ग्रॉस प्रॉफिट कंसिडर होगा। और दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर डेबिट साइड जो है वो लार्जर हो क्रेडिट साइड की निस्बत तो एक्सेस जो है लार्जर साइड जो है वो ग्रॉस लॉस कंसिडर होगी। डेबिट साइड अगर लार्जर हुई ट्रेडिंग अकाउंट में तो वो ग्रॉस लॉस कंसिडर होगी। ट्रेडिंग अकाउंट में बैलेंस कैसे किया जाता है ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को, इस टॉपिक में ये चेक किया। ट्रेडिंग अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए फर्स्ट वन नेम ऑफ द फर्म का नेम मेंशन करते हैं। देन ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसको ट्रेडिंग अकाउंट मेंशन करेंगे। फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च, जिस ईयर को जिस मंथ को जब बिजनेस जो है ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर कर रहा है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड वो मेंशन करेंगे। डेट मंथ ईयर। देन डेबिट साइड मेंशन करेंगे। क्रेडिट साइड पे मेंशन करेंगे। डेबिट साइड पे आज वी नो डेबिट साइड के कंटेंट क्या है, ओपनिंग स्टॉक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं सारे, ठीक है। इसके अलावा क्रेडिट साइड पे क्या थे, सेल्स थी, बिजनेस की जितने भी रेवेन्यू जनरेट हुए थे वो थे। इसके अलावा जो ग्रॉस लॉस है वो ट्रांसफ़र होगा। अगर लॉस हो बिजनेस को तो क्रेडिट साइड पे आएगा और अगर प्रॉफिट हो बिजनेस को जो कैरी डाउन करना है नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो डेबिट साइड पे ग्रॉस प्रॉफिट एंटर होगा। ट्रेडिंग अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं इसकी एग्जांपल चेक करते हैं। प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड March 31, 2019 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस एज एट March 31, 2019। प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट जो है प्रिपेयर करना है। फर्स्ट वन इसके पास कंटेंट है, ओपनिंग स्टॉक में है रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स। इट्स मीन कि ये किसका ट्रेडिंग अकाउंट है। हमने ये लास्ट में पीछे में चेक किया था ओपनिंग स्टॉक जो है अगर ट्रेडिंग कंसर्न होगी तो उसका कौन सा होगा, सिर्फ फिनिश गुड्स होंगी या फाइनल गुड्स होंगी। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है उनके पास रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोसेस गुड्स और फिनिश गुड्स जो हैं वो अवेलेबल होंगी। इट्स मीन कि ये मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जो है उसका ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट है परचेजेज हैं, सेल्स हैं, रिटर्न परचेज हैं, परचेज रिटर्न है, देन सेल रिटर्न है, देन वेजेस हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, देन फैक्ट्री एक्सपेंसेस हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, then a freight inward freight and direct expenses and then outward and at the period of the concerned period the stock on hand were। इट्स मीन कि जो बिज़नेस का क्लोजिंग था टाइम था एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड जो बिज़नेस के पास क्लोजिंग स्टॉक अवेलेबल था वो क्या था, रॉ मटेरियल था, वर्क इन प्रोग्रेस था और फिनिश गुड्स थी। ये बिज़नेस का क्लोजिंग स्टॉक थी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में कुछ बिज़नेस के पास रॉ मटेरियल होगा, कुछ चीज़ें जो हैं कुछ गुड्स जो हैं इन प्रोसेस होंगी, उन पे वर्किंग हो रही होगी, भी वो प्रिपेयर नहीं हुई होंगी फाइनल। कुछ गुड्स जो हैं बिज़नेस में फिनिश गुड्स या फाइनल गुड्स होंगी। देन इनकी हेल्प से जो है ट्रेडिंग अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। फर्स्ट वन आज वी नो कि डेबिट साइड पे ओपनिंग स्टॉक जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में एंटर करते हैं। देन हम लोग ओपनिंग स्टॉक जो है रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स का, रॉ मटेरियल है 20,000 के साथ और फिनिश गुड्स है 35,000 के साथ, इसको डेबिट साइड पे एंटर करते हैं। ओपनिंग स्टॉक में रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स है 20,000 और 35,000 के साथ, इसको डेबिट साइड पे एंटर किया गया। नेक्स्ट परचेज और रिटर्न वगैरह चेक करते हैं। परचेजेस अवेलेबल है 90,000 की और परचेज रिटर्न जो है वो 2,500 की अवेलेबल है, इनको डेबिट साइड पे एंटर करते हैं। परचेजेस हैं 90,000 के साथ थी और रिटर्न थी 2,500 के साथ, रिटर्न लेस करके जो नेट परचेजेस आ रही हैं वो 87,500 की डेबिट साइड पे ट्रेडिंग अकाउंट में एंटर करेंगे।
नेक्स्ट है वेजीज हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं 32,500 के हैं, इनको डेबिट साइड पे एंटर करेंगे। देन फैक्ट्री एक्सपेंसेस हैं, फ्रेट इनवर्ड हैं, ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं बिजनेस के, तो इनको 32,500 की वेजेस हैं, फैक्ट्री एक्सपेंसेस हैं 22,500 के और फ्रेट इनवर्ड हैं 5,000 के, इनको डेबिट साइड पे एंटर करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। वेजेस थी हमने चेक की 32,500 के साथ, फैक्ट्री एक्सपेंसेस थे 22,500 के साथ, देन थी फ्रेट इनवर्ड 5,000 के साथ। ये सारे बिजनेस के क्या थे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे और इनको डेबिट साइड पे एंटर किया गया। देन क्रेडिट साइड चेक करते हैं। क्रेडिट साइड के अकाउंटेंट हैं अवेलेबल हैं, परचेज के बाद है सेल्स हैं 1,75,000 की और सेल रिटर्न है 1,500 की। सेल्स एंटर की 1,75,000 के साथ और इसमें से रिटर्न जो अवेलेबल थी सेल रिटर्न 1,500 की थी, ये लेस करके इसमें से 1,75,000 में से 1,500 लेस किया तो 1,73,500 जो है वो नेट सेल्स जो है ये क्रेडिट साइड पे ट्रेडिंग अकाउंट में एंटर करेंगे। देन क्लोजिंग स्टॉक है वो चेक करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक वो कितना अवेलेबल था, रॉ मटेरियल था 17,500 के साथ, देन वर्क इन प्रोग्रेस था 5,000 के साथ, देन फिनिश गुड्स थी 27,500 के साथ। क्लोजिंग स्टॉक में रॉ मटेरियल था 17,500 के साथ, वर्क इन प्रोसेस था 5,000, फिनिश गुड्स थी 27,500 के साथ। इसमें क्वेश्चन में हमने क्या किया कि ट्रेडिंग अकाउंट में फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये एंटर किया कि ये किस कंपनी की जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट जो है प्रीपेड कर रहे हैं, XYZ फर्म थी। देन इसका ट्रेडिंग अकाउंट प्रीपेड कर रहे हैं ये मेंशन करेंगे। देन डेबिट साइड और क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे। देन फॉर द ईयर एंडिंग मार्च 31, 2019 को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इसकी जो अकाउंटिंग ईयर है, अकाउंटिंग पीरियड का जो एंडिंग की डेट है, ईयर है मंथ है जो भी है, वो जो डेट ईयर वगैरह जो है वो उसको एज इट इज़ जो है वो मेंशन करेंगे कि इस ईयर के इस अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं। देन डेबिट साइड पे हमने ओपनिंग स्टॉक एंटर किया, ये मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न थी तो इसके पास रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स जो है वो अवेलेबल थी इसके ओपनिंग स्टॉक में, वो एंटर किया। इसके अलावा परचेजेस में से रिटर्न करके नेट परचेजेस एंटर की। देन जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे इसके बिजनेस के, वेजेस थी, फैक्ट्री एक्सपेंसेस थी, फ्रेट इनवर्ड थी, ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ये डायरेक्टली जो है गुड्स की परचेज से लिंक कर रहे थे, इनको डेबिट साइड पे एंटर किया। देन क्रेडिट साइड पे हमने बिजनेस की जो सेल्स थी और इसमें से जो रिटर्न थी वो लेस करके नेट सेल्स जो है वो क्रेडिट साइड पे एंटर की। देन क्लोजिंग स्टॉक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में एज वी नो कि रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स जो हमें होती हैं, ये जितने भी थे क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट उनको एंटर किया गया क्रेडिट साइड पे। देन अब बैलेंसिंग ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में जो है बैलेंसिंग कैसे करते हैं वो चेक करते हैं। क्रेडिट साइड को प्लस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 1,73,500 प्लस क्लोजिंग स्टॉक है 17,500 प्लस 5,000 प्लस 27,500, क्रेडिट साइड को प्लस किया तो ये आ रहा है 2,23,500। देन डेबिट साइड को लेस करते हैं क्रेडिट साइड में से, 2,23,500 में से लेस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल 20,000, देन 35,000 लेस करेंगे, देन 87,500 लेस करेंगे, देन 32,500 लेस करेंगे, देन 22,500 लेस कर देंगे, देन 5,000 लेस कर देंगे, तो ग्रॉस प्रॉफिट जो आ रहा है 21,000 के साथ। इस मीन के जो लार्जर साइड है वो कौन सी है, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड लार्जर है तो इसका टोटल बैलेंस जो है वो डेबिट और क्रेडिट साइड पे टोटल बोथ साइड पे एंटर कर देंगे, और जो साइड जो है वो लार्जर होगी उसी का बैलेंस जो है वो कंसिडर होगा। इसको नेक्स्ट जो है क्रेडिट साइड पे जो है आके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बैलेंस PD ग्रॉस प्रॉफिट का जो वो एंटर कर देंगे। डेबिट साइड जो है ये डिक्रीज थी क्रेडिट साइड की निस्बत, तो इसलिए डेबिट साइड के जो रिमेनिंग बैलेंस था ग्रॉस प्रॉफिट का वो 21,000 ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो कंसिडर हुआ। इट्स मीन के जो बिजनेस के एक्सपेंसेस थे डेबिट साइड पे थे और जो बिजनेस का रेवेन्यू था, सेल्स थी, वो कहाँ थी, क्रेडिट साइड पे। तो क्रेडिट साइड जो है वो लार्जर आ रही है, इट्स मीन के बिजनेस ने क्या किया, रेवेन्यू जनरेट किया है और बिजनेस के रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं और बिजनेस के एक्सपेंसेस जो थे डेबिट साइड पे वो जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं, एक्सपेंसेस कम है और रेवेन्यू बिजनेस का जो है वो इंक्रीज हो रहा है। इट्स मीन के ट्रेडिंग अकाउंट के ज़रिए हमने बिजनेस के जो एक्सपेंसेस और रेवेन्यू थे इनको मैच किया और मैच करके चेक किया कि बिजनेस के जितने एक्सपेंसेस हुए, जितने रेवेन्यू जनरेट हुए, बिजनेस के एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं और रेवेन्यू इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं। अगर बिजनेस का रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज हो एक्सपेंसेस की निस्बत, इट्स मीन के बिजनेस ने ग्रॉस प्रॉफिट जनरेट किया।
तो इस क्वेश्चन में XYZ फर्म की जो ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर किया इसमें बिजनेस के रेवेन्यू इंक्रीज़ हैं और जो एक्सपेंसेस हैं वो डिक्रीज़ हैं। तो बिजनेस ने ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो जनरेट किया है 21,000 के साथ।